हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। आप सभी के एग्ज़ाम जितने भी आप लोगों के अप्रैल में होने वाले थे वो सब के सब आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं। उसके साथ आपका एमपी कांस्टेबल का था वो भी पोस्टपोन कर दिया कोरोना के कारण। उसके बाद आपका राजस्थान रीट था वो भी आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो इसलिए आपके जितने भी अप्रैल में पेपर थे वो सारे मई जून में जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास एक महीना और है, उसकी तैयारी कीजिएगा आराम से। फिर उसके बाद आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है। जिन लोगों का यूपी टेट होने वाला है उन लोगों को यूपी टेट भी तैयारी करनी है। और जिन लोगों का सी टेट हो चुका है उन लोगों को अपना सिर्फ प्राइमरी या फिर जूनियर के लिए ही तैयारी करनी है। और आपको ये सिर्फ जूनियर के लिए ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। जूनियर के लिए जो अलग से सब्जेक्ट होते हैं वो अलग है, लेकिन आप लोग ये अगर ज्योग्राफी की बात करें या फिर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये सारे आपके ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो आपका प्राइमरी सुपर टैट हो या फिर जूनियर का टैट हो, उसके साथ आपको कुछ पीजीटी में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्योंकि आपको नॉर्मल हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन हिस्ट्री आपको पूरा डीपली पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको वहाँ पीजीटी में भी काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है। साथ साथ में इनके नोट्स भी बनाते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है कहीं से तो फिर आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। कोई नई चीज़ मिले तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो वो आप लोगों की इच्छा है कि अगर आप लोगों की यादें सिर्फ रिवीजन के लिए करना है तो और भी अच्छा है। ठीक है। ये आप लोगों का यूपी टेट का जो वहाँ पे एसएसटी का सब्जेक्ट आता है 30 क्वेश्चन का, उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी क्योंकि उसमें भी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी का टेट होगा वहाँ पे भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जितने भी आपके सब्जेक्ट है ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हर उस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी लाभ पहुँचा सकते हैं। इसलिए आराम से पढ़ेगा। अगर इससे ज़्यादा और डीप है और तरीके से पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद फिर से पढ़ाए जाएंगे अलग से। आप लोगों का जिन लोगों का यूपीएसआई का है उन लोगों के लिए भी ये ठीक है, वहाँ से भी आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। अब जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, आप लोगों के लिए बेनिफिट्स है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप सबसे ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। जिन लोगों का जिस भी सब्जेक्ट का या जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम है उनको सबको शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करने थे अपना कौन सा तुगलक वंश। ये कल हमने यहाँ पर खिलजी वंश समाप्त कर दिया था कि मुबारक खिलजी थे। इन लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पे हत्याएं कर करके अपने बाप पिताओं की तभी ये गद्दी हासिल की है ज़्यादातर। उसके बाद अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश में सबसे पहले आप लोगों की बात करते हैं यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक आता है जो सबसे पहला तुगलक वंश की स्थापना भी करता है। ये सबसे पहला होता है क्योंकि इस तरीके से पूछ लेता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे या इन्होंने किसने इसकी स्थापना की थी। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहला कौन था, तुगलक वंश। अब ये भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना, इसका नाम एक और जाना जाता है गाजी, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को ही गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। क्योंकि आपसे डायरेक्ट ना पूछ के इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वो गाजी की ने या फिर तुगलक वंश ने स्थापना किसने की थी, गाजी मलिक ने की थी तो गयासुद्दीन तुगलक दिया था। इनमें से आपको सिर्फ कोई एक ही नाम मिलेगा। ठीक है। क्योंकि गाजी मलिक ये था जब इन्होंने गद्दी पर नहीं बैठा था उससे पहले इसका नाम गाजी था। जैसे अकबर का नाम पहले कुछ और था फिर बाद में कुछ और होता है, फिर उसी तरीके से गद्दी पर जब बैठते हैं तो वहाँ पे उनका नाम कुछ और हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उनकी उपाधि भी जोड़ दी जाती है। जैसे जब इन्होंने गद्दी धारण की थी तो इनका नाम रखा गया था गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी। ये इनकी उपाधि के साथ इनको जोड़ दिया गया था जब इन्होंने क्या किया था, गद्दी धारण की थी या गद्दी पर बैठा था, तब ये सारी चीज़ जोड़ दिया। क्योंकि कुछ ऐसे आप लोगों का औरंगजेब मिलेगा, उनका अगर आप पूरा नाम की बात करेंगे तो उनका पूरा नाम ही बहुत लंबा है क्योंकि उनकी वहाँ पे उपाधियाँ भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के तब उनका नाम वहाँ पे निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये गाजी इसको उपाधि क्यों मिली थी या फिर ये इसका नाम से क्यों मशहूर हुआ था। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला।
इसलिए ये अपने आप को ही गाजी कहता था, क्योंकि ये एक अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था और इसी ये खुद को मानता था कि काफिरों का वध करने वाला इंसान है। तो इसलिए इसने क्या किया था कि ये अपने नाम से ही क्या था, गाजी की सब जोड़ा करता था। मतलब जब इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक शाह इसका नाम था, लेकिन उसके बाद इसने गाजी को इसके साथ जोड़ दिया गया था, खुद ही जोड़ दिया था इसने। ठीक है, अब यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक से एक और पूछेगा आपसे, तुगलकाबाद नामक नगर की तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? नगर की स्थापना भी किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आप लोगों ने एक यहाँ पे कोटेशन पढ़ी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक के काल में इस यहाँ पे एक शेख थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। फिर उसके बाद यहाँ इसकी डेथ हो जाती है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया था जो आपके चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से क्या कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये इसने कहा था गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने इसे कहा था कि मैं आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा हूँ। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि जो यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया था इसी ने ही क्या किया था, तुगलक को कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, की अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। उसके बाद फिर गयासुद्दीन इसकी शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे बाद में। फिर उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि इसके बाद का शासक कौन आता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या करता है, वो यहाँ पे एक जोना खां, उसी का नाम होता है जोना खां, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा जोना खां, ये जोना खां इसी का बेटा था। तो इसने क्या किया कि जो निज़ामुद्दीन औलिया था, अगर निज़ामुद्दीन औलिया मरता तो उसके बड़े बेटे को गद्दी दी जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जोना खां तो छोटा बेटा था कि अगर उसका बड़ा बेटा मरता और उसके बच्चे नहीं होते उसके बाद ही जोना खां को उपाधि मिल सकती थी, वरना किसको मिलती, बड़े बेटे को, फिर उसके बेटे को मिलती। इस तरीके से उपाधि मिलती वहाँ पे गद्दी। तो इसने क्या किया कि जो गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था जोना खां, इसने यहाँ पे क्या किया कि एक किला जीत के आया था वहाँ पे, इसने अपने पिता के स्वागत के लिए क्या किया, जोना खां द्वारा इसने क्या करा, एक लकड़ी का महल बनवाया था। और इसने क्या किया था कि लकड़ी का महल इस तरीके से बनवाया था ताकि वहाँ पे उसके पिता की मृत्यु हो जाए। ठीक है, इसने क्या करा, अपने यहाँ पे जो इसका बेटा था जोना खां, उसी ने किसी और के द्वारा एक लकड़ी का बहुत बड़ा महल बनवाया। जब यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक प्रवेश करता है तो प्रवेश करते के टाइम वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये महल, आप लोगों का जिस तरीके से इसने महल बनवाया होगा, यहाँ पे जब ये प्रवेश करता है तो महल पूरा का पूरा क्या होता है, गिर जाता है। गिर जाने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर किसी और इतिहासकार का ये भी मानना है कि उसका बड़ा बेटा भी महल में ही था। कुछ बुकों में ऐसे भी दिया गया है कि जो वहाँ के संपूर्ण समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि इस महल में प्रवेश करते समय उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक और उसका बड़ा बेटा भी इसी के साथ था, और उसने अपने बड़े बेटे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खुद उसके ऊपर लेट गया था ताकि मेरा बेटा आगे गद्दी को संभाल सके और वो बच जाए। लेकिन यहाँ पे बेटा और बेटे दोनों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ही किसका शासन स्टार्ट होता है, जोना खां का। ये यहाँ पे जोना खां का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे को ही बैठाया जाएगा, क्योंकि बड़ा बेटा तो वहाँ पे मर ही गया था। उसके बाद फिर छोटा बेटा जो इसका होता है जोना खां, इसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और गद्दी पर जब ये बैठता है तो इसका नाम क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर। गद्दी पर बैठते ही इसने क्या करा, अपनी राजधानी कौन सी बसाई थी, देवगिरी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी क्या बसाई, इसने अपनी गद्दी पर बैठते ही इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, देवगिरी बनाई। फिर उसके बाद इसने क्या करा कि इस देवगिरी का नाम ही बदल दिया। इस देवगिरी का नाम बदलकर इसने क्या नाम रखा, दौलताबाद। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि देवगिरी का नाम किसने परिवर्तित किया था। तो देवगिरी का नाम किसने परिवर्तित किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा था, दौलताबाद यहाँ पे नाम रखा था।
ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनवाया था, जैसे बलबन ने सैन्य विभाग बनवाया था। उस विभाग को क्या कहा जाता था? अमीर कोई। इसको एक ही पेज पर सारी चीज़ करवा देंगे, जितने भी ये अमीर कोई, दीवान रियासत, दीवान मुस्तराज, इस तरीके से बदीर, ये सारी आपको एक वीडियो में करा देंगे। वहाँ पे सारा का सारा एक जगह हो जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कृषि से संबंधित था, ये सैन्य से संबंधित था, इस तरीके से। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने ये भी देखा होगा कि इसे क्या बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ही कहा गया था कि ये मूर्ख शासन था। बहुत सारे इस तरीके से इसका नाम नहीं मिलता है कि किसने कहा था, लेकिन माना जाता है कि जो इसके समकालीन कवि थे उन्होंने इसे एक मूर्ख शासन की उपाधि दी थी। ठीक है। इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि पहले गयासुद्दीन तुगलक था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिर इसने क्या करा था, कुछ इसने 5 फैसले लिए थे। इसका माना जाता है कि इसने अपने जीवन काल में कितने फैसले लिए? 5 फैसले लिए थे इसने अपने जब तक ये गद्दी पर रहा। ठीक है। अब सबसे पहला इसका क्या था? इसने क्या करा? कर वृद्धि कर दी। अब ये क्या था? सुल्तान जो ये आता है यहाँ पे थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्होंने क्या किया, जो इसका दोआब क्षेत्र होता है, जैसे गंगा और यमुना, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ही दोआब कहा जाता था। ये एक ऐसा क्षेत्र था, वृद्धि कर दी थी इसने उस क्षेत्र पर, जैसे गंगा और यमुना का है, ये दोआब क्षेत्र था। इस पर क्या कर दी इसने? कर में वृद्धि कर दी, कि इस क्षेत्र में जितनी भी कृषि होती है उसके इन्होंने कर में वृद्धि कर दी। उसके कुछ के बाद जब वहाँ पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया, प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, फिर उसके बाद इस तरीके से माना जाता है कि जो इन्होंने कर वृद्धि की, कुछ समय के बाद ये ही इसकी क्या हुई, विफल हो गया। ठीक है। इसने कहा कि इन्होंने जब सबसे पहले अपने दोआब क्षेत्र पर कर की वृद्धि की, उसके कुछ ही टाइम के बाद ही वहाँ पे अकाल पड़ गया। फिर अकाल पड़ के वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई। जैसे ही वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, तो वहाँ पे हत्याएं होगी, किसी मतलब मृत्यु होने लगी, इस बीमारी से अकाल मृत्यु हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये कर इसने बढ़ाया था यहाँ पे, ये खुद ही विफल हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो ना तो कृषि होती थी, ना कृषि करने वाले लोग थे, बीमारी थे, इतना बुरा हाल हो गया था वहाँ पे कि लोग वहाँ पे कर देने के भी काबिल नहीं थे। इस तरीके से माना जाता है कि जो इन्होंने कर वृद्धि की वो भी क्या हुआ, इसकी विफल हो गई। अब उसके बाद इसने दूसरा क्या किया? दूसरा काम क्या किया इसने? राजधानी स्थानांतरित कर दी। राजधानी को क्या कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इसकी पहले राजधानी क्या थी? दिल्ली। ये कहाँ ले गया? देवगिरी। देवगिरी का नाम ही दौलताबाद है। इसने अपनी राजधानी को क्या कर दिया, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद में स्थापित कर दी, स्थानांतरित कर दी। इसने सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये उत्तर भारत में था और ये दक्षिण भारत में था। ये सोच रहा था कि मैं दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को क्या कर लूँ, कंट्रोल कर लूँ, नियंत्रित कर किया जा सकेगा मुझे कहाँ से? देवगिरी से। कि दिल्ली में रहकर तो मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं देवगिरी यानी कि दौलताबाद में जब मेरी राजधानी हो जाएगी तो वहाँ पे मैं दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित कर सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, न तो आम जनता इसके महत्व को समझ सकी और न ही इसके नियंत्रण रखना संभव हो सका। इसलिए ये योजना भी क्या होगी, विफल हो गई। कि जिस तरीके से ये सोच के चला था उस तरीके से ना तो किसी की समझ में कुछ आया और ना ही इस पे नियंत्रित करने में भी ये सफल हुआ, ये भी असफल हो गया था। तो इसलिए ये भी राजधानी इसकी क्या होगी, विफल हो गई। अब उसके बाद इसने क्या किया, फिर उसके बाद इसने क्या करा कि इसने एक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा। अगर आपसे पूछे कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। ये इसने क्या किया कि चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, चांदी के स्थान पर। ठीक है। ये इसकी तीसरा फैसला था। इसने क्या किया कि अपनी जो मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी, इसके स्थान पर इसने तांबे की मुद्रा चला दी।
जिससे क्या हुआ, इसका उद्देश्य सिर्फ ये सोच रहा था कि सोने चांदी जैसे जैसे बहुमूल्य धातुएं हैं उनको नष्ट होने से मैं बचा सकता हूँ। ये इसने यहाँ पे सोचा था, उद्देश्य था इसका कि जो बहुमूल्य रत्न है मैं उनको, जो नष्ट हो रहा है मैं उनको बचा सकूँ। परंतु क्या हुआ कि बड़े स्तर पर इसके नकली सिक्कों का निर्माण स्टार्ट हो गया। मतलब इसने तो क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन उसके साथ में लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया, नकली सिक्कों का निर्माण होना शुरू हो गया। बाजार में नकली सिक्के आ गए। इनके कारण क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा कि सरकारी खजाने से उनके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, खजाना ही खाली हो गया। जब खजाना खाली हो जाएगा सर इसका राजा का ही, तो फिर बचेगा ही क्या, शासन कैसे करेगा, सेनाओं को कैसे संभालेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, ये योजना भी इसकी विफल हो गई कि ये जो इसकी सांकेतिक मुद्रा थी ये भी क्या हुई, विफल हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद इसने अपना, इसका ये था फोर्ड फैसला। इसने क्या करा, एक अभियान चलाया, उसका नाम था खुरासन अभियान। क्योंकि ये आपसे इस तरीके से एक बार सीरीज में भी पूछा गया था कि पहला दूसरा तीसरा, उसमें पूछा गया था कि इसने पहले क्या चलाया। पहले कृषि कर चलाया था, कर किया था, दोआब था, गंगा जमुना वाला क्षेत्र था, वहाँ पे कर बढ़ाया। फिर उसके बाद इसने राजधानी परिवर्तित की। फिर उसके बाद इसकी सांकेतिक मुद्रा थी। फिर उसके बाद उसने क्या, खुरासन अभियान चलाया। इसने क्या किया था कि सुल्तान ने यहाँ पे जब खुरासन था, ये खुरासन अभियान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने क्या करा कि एशिया में स्थित था ये खुरासन राज्य। यहाँ पे राज्य में क्या होगी कि अव्यवस्था फैल गई। इसने सोचा कि इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहाँ पर कब्जा कर सकूं। कहाँ पे, एशिया में। एशिया में ही ये था खुरासन राज्य। इसने वहाँ पे जब अव्यवस्था फैल गई, कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे, तो उसने क्या करा कि इस अव्यवस्था का क्यों ना लाभ उठाया जाए और मैं उस राज्य पर अपना कब्जा बना सकूं। उसके बाद इसने अपनी सेना का गठन किया। 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया उनको, एडवांस उनको वेतन भी दे दिया, पेशगी दे दी, और खुरासन के लिए उनको आगे बढ़ने की योजना बना दी। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद जब इसने सेना बनाई, उनको भेजा, पेंशन दी, सब कुछ दे दिया, पता चला फिर कुछ टाइम के बाद ही पता चला कि खुरासन की जो व्यवस्था थी वो कायम हो चुकी है, सही हो चुकी है, वहाँ पे अब कब्जा करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ही इसकी तुरंत ये योजना भी क्या होगी, विफल हो गई। अब इसने सोचा था वहाँ पे उस पर, ठीक है, इसने सोचा था कि वहाँ पर क्या करेगा, ये कब्जा कर लेगा, लेकिन वो भी क्या हुआ, इसका असफल हो गया। अब इसका लास्ट क्या था, कराचिल अभियान। ये था इसका कराचिल अभियान। इसने इसमें क्या इम्पोर्टेंस दिखाई, इसने कहा कि जो कुमायूं पहाड़ियाँ थी, कुमायूं पहाड़ी में स्थित था ये कराचिल विद्रोह। इस विद्रोह को दबाने और इसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने क्या किया, अपनी एक सेना गठित की। और परंतु क्या हुआ, जब उसने स्टार्टिंग में इसको भेजा, सफलता के बाद वहाँ सुल्तान को जन धन दोनों की बहुत हानि हो गई। यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि इसने इस अभियान के लिए क्या किया, इसका विद्रोह हो गया था वहाँ पे, कराचिल का विद्रोह था कुमायूं पहाड़ी में। इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने वहाँ पे सेना भेजी, उसको विजिट किया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, इसको बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि हो गई, जिसके कारण ये योजना भी विफल मानी जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था, उसका नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये था अफ्रीका का यात्री था, अफ्रीका का यात्री था, इसका नाम था इब्न बतूता। ये किसके दरबार में आया, इस तरीके से पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता था वो, वहाँ इब्न बतूता था वो कहाँ का था, अफ्रीका यात्री था। किसके दरबार में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये भारत आया था। और इसी में इब्न बतूता को इसने काजी बना दिया था, और बाद में इसी राजदूत को इसने चीन भेज दिया था अपना राजदूत बना के। फिर उसकी पुस्तक है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। इस रेहला में इसने क्या कर रखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी घटनाएं हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है इसने, अफ्रीका वाले जो व्यक्ति था इब्न बतूता।
पहले ये व्यक्ति आया, इसकी पुस्तक है रेहिला, इसके बारे में घटनाओं का वर्णन किया। यहाँ पे पहले इसको काजी बनाया, फिर इसने अपना राजदूत बना के चीन भेज दिया। ठीक है। अब आपने इसके कुछ टाइटल भी पढ़े होंगे, जैसे अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या कहा जाता है। इन्हें सबसे पहले कहा जाता है इन अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण बहुत मशहूर हुए, क्रूर कृत्यों के कारण, इनकी बुरे कार्यों के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुए, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण फेमस हुए। मोहम्मद बिन तुगलक माना जाता है कि ये एक वैसा व्यक्ति था स्वप्नशील, ये हमेशा सपनों को सच करने में लगा रहता था। उसके बाद ही इसको पागल भी कहा गया, उसके बाद इसको रक्त पिपासु भी कहा गया। मतलब इस व्यक्ति के इतने टाइटल थे बहुत ज़्यादा, कोई इसे मूर्ख कहता था, कोई इसे पागल कहता था, कोई इसे स्वपनशील कहता था, कोई इसे क्रूर कृत्य करने वाला कहता था, कोई इसे सनकी कहता था। इसके इतने नाम थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिर इसी के काल में, ठीक है, इसी के काल में यहाँ पे क्या हुआ कि 1336 ईस्वी में, ठीक है, तो इसने क्या किया कि दक्षिण भारत में जब 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का इन दो भाइयों ने मिलकर किसकी विजयनगर की स्थापना की थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि इसी के किसके काल में हरियर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी और कब की थी। ये कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में की थी। हरियर बुक्का इन दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। ठीक है। इसके साथ ये भी माना जाता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है। उसके बाद ये माना जाता था कि ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो चिश्ती की दरगाह पे भी गया था, सालार मसूद गाजी की मकबरे पे गया था, होली में ये जाता था, जैन धर्म के जो जितने भी यहाँ पे स्थल होते थे वो यहाँ पे जो भी होता था उनमें भी जाता था, होली के सब पे भी ये गया था। उसके बाद यहाँ पे चिश्ती संबर की दरगाहों पे भी ये जाता था। इस तरीके से भी ये बहुत मशहूर हुए थे क्योंकि इसने हर काम किया था, इसने कोई भेदभाव नहीं किया था कि ये धर्म मेरा नहीं है या फिर नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए इसलिए। ठीक है। फिर इसकी थट्टा में मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे बदायूनी है वो कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी का बहुत फेमस है यहाँ पे। कौन कहता है, ये बदायूनी कहता है। बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इस तरीके से यहाँ पे बदायूनी कहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी थट्टा में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फिर यहाँ पे कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिर कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है। ये भी जितना मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिरोज शाह तुगलक से पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है। अब आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी में करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट भी हो सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में अवेयर वो आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए आराम से पढ़िएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी को शेयर करना मत भूलिएगा।